प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई के रहनुमा आसाबी जंग हार गए। इमरान खान से ज्यादा फौज मुल्क के लिए अहम। असद उमर फवाद चौधरी ने भी इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रेत की दीवार साबित। रहनुमाओं की वफादारियों को मई की गर्मी ने पिघला दिया। अब कौन सा बड़ा नाम पार्टी से अलग हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार, कमेटी का अहम ऐलान कल। मुल्क की बेहतरी के लिए खुद को अलहदा करने की बड़ी पेशकश कर दी। सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद। इमरान खान ने अदलिया से इलेक्शन की उम्मीदें बांध ली। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने पीटीआई में बड़ा शिगाफ डालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इसके अलावा बात करेंगे साबिक डीजी ISI फैज हमीद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के मास्टरमाइंड करार। फैसल वाडा ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। शहजाद अकबर के फरार में फैज हमीद जिम्मेदार करार। करप्शन के हवाले से संगीन इल्जामात लगा दिए। क्या आने वाले दिनों में साबिक इंटेलिजेंस चीफ को कटहरे में खड़ा किया जाएगा? ये तमाम तर मामला हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नदीम अफजल चंद साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा नदीम साहब, जो ये मामला चल रहे हैं और जिस तरह से सियासत चल रही है, जिस तरह से पीटीआई में पीटीआई की सीनियर क़यादत एक के बाद दूसरा छोड़ के जा रहा है, जिनमें अगर आप सीधा नाम भी देखें, फयाजुल हसन चौहान हैं, फवाद चौधरी हैं, शीरी मज़ारी हैं, अब असद उमर है जो ये तो नहीं कह रहे कि मैं पार्टी से अलग हो रहा हूँ, लेकिन बहरहाल ओहदों से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, और बहुत से नाम हैं। जिस तरह से ये पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं और जितनी जल्दी ये हो रहा है, आप इसकी तवक्को कर रहे थे? आपको कोई हैरत है इस पे? देखिए जी, मुझे एक बंदे के अलावा बाकी तो मैं खान साहब को भी कहता था कि ये सब एक पंजाबी में मैं जो मिसाल देता था अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी बांध ऐसी जाती है कि एक बंदे पे फिट आ जाती है कि जब घोड़ा उठता है तो भागते कौन है देहातों में, वो आप समझते हैं। तो अब असल सूरत हाल ये है कि सच्ची बात है, जो अफसोसनाक बात है, जब हम खान साहब को कहते थे ना जी कि आप मुज़ाकरात करें अपोजिशन पार्टी के साथ या डायलॉग करें, तो ये चंद लोग थे जो अक्सर उनको कहते थे कि नहीं जी डायलॉग हमारे खिलाफ जाएंगे, हमने डायलॉग किया तो पीटीआई की बेस कमजोर हो जाएगी, हमने ये किया तो ये हो जाएगा। तो ये सारी सूरत हाल, आज वही लोग खान साहब को छोड़ गए। तो मैं तो खान साहब को अक्सर कहता था कि ये लोग आपको गलत गाइड करते हैं, आपको बंद गली में फेंक के ये चले जाएंगे। और वो मेरा बंद गली का जो मुहावरा था ना, वो मशहूर हो गया। तो वो मुझे अक्सर कहते होते थे, यू आर अल्ट्रा डेमोक्रेट, हर वक्त बंद गली याद दिलाते रहते हो, लेकिन ये बंद गली होता था। अच्छा चंद साहब, जिस तरीके से ये नज़रियाती ये लीडरान थे, जिस तरह से उन्होंने नज़रियाती सियासत इंट्रोड्यूस की और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, इसलिए क्योंकि एक अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसकी बात की। जिस तरीके से अब ये नज़रिया एक रात में चंद घंटों में तब्दील हो रहा है, तो इनका सियासत में फिर क्या फ्यूचर रह गया? ये आगे किस पार्टी को ज्वाइन करके किसके साथ सियासत करेंगे? देखिए जी, जो फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर तो पॉलिटिक्स में ये जो मेजॉरिटी लोग हैं ये कोई सियासतदान नहीं थे, ये कई कमलों से आए थे और ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के सहारे इन्होंने सियासत की है। मेजॉरिटी ये वो लोग, मैं तो इनको पीटीआई का सूबेदार मेजर विंग कहता होता था। तो सच्ची बात है, इन्हीं लोगों ने खान साहब को अपोजिशन से लड़ाया। इनमें से मेजॉरिटी सिवाय एक दो बंदों के, असद उमर शरीफ आदमी है कंपैरेटिवली, जो मैं समझता हूँ दूसरों से बेहतर आदमी है असद उमर, और बाकी यही लोग थे मेजॉरिटी जो हर वक्त गाली गलोच पार्टी मीटिंग के अंदर भी, जो जिनके साथ मेरी तलखी क्यों होती थी, मैं कहता था कि अपोजिशन को गाली न दें, इदारों को इस तरह इस्तेमाल न करें दूसरों के खिलाफ। और आज वो अफसरान किधर हैं? अलमिया ये है कि वो, मैं आप सापर में बात करूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर कभी डिबेट ही नहीं हुई। देखिए ना, आज वर्करों को, सियासतदानों को तो सजा मिल रही है। वो जिनको बाबू कहते थे कलासरा साहब, ब्यूरोक्रेट्स, जो पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स थे, जिन्होंने पैसे भी कमाए, उनको जकूटा जिन कहते थे जनाब, जिन्होंने पावर भी इंजॉय की, जिन्होंने सब कुछ किया, आज वो मौजें कर रहे हैं। और फिर वो एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो मास्टरमाइंड थे सारे प्रोजेक्ट के,
उनको उनके ऊपर क्या क्वेश्चन है, उनको कौन कटेड़े में लाएगा? सिर्फ आप एक आम वर्कर को, पीटीआई के वर्कर को कटेड़े में ला के बहादुरी हम महसूस कर रहे हैं, ये गलत बात है। जो असल मास्टरमाइंड है जिसने ये सारा प्रोजेक्ट चलाया, जो खान साहब को भी अपोजिशन से नहीं मिलने देता था, इस हद तक सख्ती थी, मैं आपको कहता हूं कि जब आसिफ अली जरदारी साहब पिम्स हॉस्पिटल में बीमार हुए तो मैंने कहा खान साहब मैंने जरदारी साहब को मिलने जाना है। उन्होंने मुझे कहा चले जाओ, बिल्कुल जाओ, तुम्हारा हक बनता है। ये मैं देखे ना जो बात हुई है सच्ची बात। लेकिन मैंने एमएस को कहा, मैंने कहा आईएसआई, मैंने जनरल फैज को मैसेज किया, मैंने कहा मैंने मिलना है। 1 दिन किया, 2 दिन किया, नहीं मिलने दिया। जो इस हद तक उनको शायद था कि शायद मैं खान साहब का मैसेज लेकर जरदारी साहब के पास जा रहा हूं, हालांकि मैं तो उनकी तीमारदारी के लिए जाना चाहता था। तो ये इस हद तक नहीं, आपको जनरल फैज ने, ये चांद साहब जनरल फैज ने जो उस वक्त DGIS थे तो उन्होंने इजाजत नहीं दी थी, नहीं मिलने दिया था? जी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने दिया था। हालांकि इमरान खान साहब ने मुझे इजाजत दी थी, कहा था कि आप, और मैं मिलना चाहता था। मुझे पता चला जरदारी साहब सीरियस है, जरा बीमार सख्त है। जब आसफा बीबी की फोटो देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने, तो मैंने कहा मैंने जरूर मिलने जाना है, मेरा एक तल्लक रहा है उनके साथ। तो जब बंदा कोई बीमार हो या जेल में हो, उस वक्त हमारे कल्चर में हम उसकी खबर लेते हैं। तो आपने दोबारा नहीं, आपने दोबारा वजीर आज़म साहब को बताया नहीं है कि सर आप वजीर आज़म तो आप हैं, लेकिन आपकी अथॉरिटी तो सारी जनरल फैज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैंने क्या बताना था, वजीर आज़म को खुद पता था सारी बातों का, मतलब उनकी अथॉरिटी कितनी भी है। अथॉरिटी सारी तो जनरल फैज की थी या 2-3 और लोग थे। लेकिन सर ये देखें कि चांद साहब और भी बड़े सवालात आपसे अभी करने वाले हैं सर। जब यहाँ पे डटना था, ये खान साहब ने वहाँ पे तो डट गए थे, मतलब उस्मान बुज़दार पे डट गए थे कि नहीं हटाते कुछ भी हो जाए। वो आजम खान साहब नहीं सर, छोटा सर, उसमें आजम खान साहब थे, उस पर भी डट गए थे कि नहीं हटाऊंगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसके बाद हमने देखा उस पर और भी उन पर थोड़े से दबाव आए कि ये ना करें। तो जहाँ पे खान साहब ने डटना था, या उन्होंने DGIS है अपनी मर्जी का लगा, उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं लगाऊंगा, इनको नहीं हटाता मैं, पूरा 1 महीना लड़े। तो जहाँ पे उनकी मर्जी होती थी वो जनरल बाजवा से भी लड़ लेते थे, जनरल फैज से भी लड़ लेते थे। जहाँ पे नहीं होती थी उन्होंने कहा चांद साहब आप जाने और फैज साहब जाने, देखे हमारी तो सुनते नहीं है वो। देखिए खलासा साहब, मैं बड़ी सीधी सी बात कहूँ, खान जो बुज़दार का प्रोजेक्ट है ना, ये जनरल फैज का जॉइंट वेंचर था, मलिक रियाज साहब का, और भी 2-3 लोग आते हैं जिसमें कोई फीमेल भी आती है, मैं उनका नाम नहीं दूंगा जी। और ये बिल्कुल मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि जनरल फैज साहब बुज़दार को हटाना चाहते थे। मेरी पॉलिटिकल सेंस ये नहीं कहती, ना कोई और उनको हटाना चाहता था। लोग पैसे कमा रहे थे, बुज़दार बेचारा तो शरीफ आदमी था, उसका तो डमी रोल था। असल रोल तो आजम खान, उसकी टीम, उस वक्त 2-3 सेक्रेटरीज और 2-3 जर्नैल और कुछ पॉलिटिकल फिगर, ये पैसे कमा रहे थे पंजाब हुकूमत के बलबूते पे, और उन्होंने कमाए पैसे। तो बुज़दार तो इस्तेमाल हुआ। बुज़दार तो आम साहब मेरे जैसा काउंसलर नाज़म लेवल का बंदा था। तो अब मैं ये कहना कि बुज़दार को कोई हटाना चाहता था, बिल्कुल कोई नहीं हटाना चाहता था। जो हटाने का नाम लेते थे, वो जो उम्मीदवार बनते थे वो दूसरे दिन नायब की जेल में होते थे। सबसे बड़ी है आपका सिबतैन खान, उससे बाद हलीम खान, उसके बाद मियां असलम को भी हॉट वाटर, जो वजीर आला का कैंडिडेट बनता था वो हॉट वाटर में चला जाता था। तो ये कौन करता था? ये अकेला इमरान खान नहीं करता था, ये पूरी एक टीम थी, जॉइंट वेंचर था। अच्छा सर, ये अभी आपने अकेले इस वक्त देखे ना, इस वक्त पंचिंग बैग बना हुआ है इमरान खान, तो हर कोई आए उसको मारे नहीं, ये गलत बात है। जो दूसरे ताकतवर लोग थे जो जॉइंट वेंचर में शामिल थे, अगर आपने अदल ही करना है तो फिर सबको कटेड़े में लाएं। अच्छा सर, अभी आपने कहा कि ये इमरान खान साहब को सारे जो है ना ये गलत मशवरे देते थे, ये जो लोग हैं, ये आपने कोई नाम मतलब जो 3-4 लोग छोड़ के गए, वेरी एग्रेसिव थे, अपोजिशन से बात ना करो। आप ये समझते नहीं है कि आप जैसे लोग भी तो थे, आप सेनर बात करते थे, बात करते थे। मैं आपको 2-3 वाकयात सुना देता हूं। चंद भाई, मैं थोड़ा सा आप उस पर ज़रूर आप वाकयात सुनाइएगा। इमरान खान साहब उनकी बात सुनते थे, क्योंकि मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब को वो वही सुनाते थे जो इमरान खान साहब सुनना चाहते थे। आप जो उनको बातें सुनाते थे, आपकी बात तो नहीं मानते थे, उनकी फिर क्यों मानते थे? सो इसका मतलब ये कि खान साहब उनकी बातों से ज़्यादा कैल होते थे और उन्हें इनकी कमज़ोरी का पता था कि आपने खान साहब को चढ़ाए रखना है और इनको आपने नीचे नहीं आने देना। अगर सुनना चाहते, मानना चाहते तो आपकी वो बात मान लेते हैं जो आप कह रहे थे कि ये उनको चढ़ाई रखते थे। आप तो उनको समझाते थे कि सर ये रास्ता, आप वाला रास्ता नहीं लिया उन्होंने। देखें जी, वो पुराने लोग भी थे, वो खान साहब के ज्यादा करीब थे। मैं तो शायद इतना करीब नहीं था, लेकिन मैं तो ईमानदारी के साथ हमेशा मुखलसाना मशवरा देता था।
और एक ही मशवरा होता था कि पॉलिटिकल डायलॉग। और दूसरा, जब खान साहब को ये जो आज जिन लोगों ने आज छोड़ा है ना, 3-4 लोग हैं, यही लोग थे जो कहते थे कि DGI अपना ना हो ना खान साहब हुकूमत नहीं चल सकती। अच्छा, DGI अपना होना चाहिए, DGI अपना ना हो। नहीं मतलब फवाद चौधरी साहब, शीरी मजारी साहबा, नहीं मतलब ये कि फवाद चौधरी साहब, शीरी मजारी साहबा या असद उमर साहब, मैं नाम नहीं लूंगा, सब लोगों को सबका पता है। वो फैसल वाडा साहब ने यादों के नाम बता दिए, और आगे जब कोई फोरम आएगा तो सबको पता है कि कौन कौन जनरल फैज के प्रोजेक्ट में शामिल था, और सबको पता है। तो आपने कहा मैं कुछ वाकयात बताता हूँ सर, आपने कहा मैं कुछ वाकयात बताता हूँ इसी बात पे। प्रेसिडेंसी में जब मोहम्मद बिन सुलेमान आए ना जी, तो मैंने कहा खान साहब बड़ा बेस्ट मौका है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सारी पार्टियों की दोस्ती भी है सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया के प्रिंस मतलब मोहम्मद बिन सुलेमान आ रहे हैं, तो आप इस तरह करें, अपोजिशन को इन्वाइट करें। और उन्होंने कहा गुड आइडिया, पर मैं नहीं इन्वाइट करूंगा। मैं कहा आप प्रेसिडेंसी में इन्वाइट करवा लें। आरफ अलवी साहब उनको इन्वाइट करवा लें। खान साहब ने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करते हैं। तो थोड़ी देर बाद खान साहब अंदर गए होंगे, मेरे ख्याल में, मेरा अंदाजा था कि उन्होंने शायद किसी से फोन पे मशवरा किया होगा। आज 15 मिनट बाद हमारी कोई मीटिंग थी, उसमें बैठे थे। खान साहब मुझे कहते हैं नदीम जो तूने मशवरा दिया था ना, वो पास नहीं हुआ। मैंने कहा पता नहीं, पहले तो आपने पास किया था, आप अंदर जाके पता नहीं किसी ने फिर अंदर में, मैंने कहा उनके मुंह पे तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा यार अब पता नहीं अंदर के पूरे, मैंने अंदाजा लगाया किसी और से ताकतवर से मशवरा किया होगा। अच्छा सर, आप इस वक्त इमरान खान साहब के ये बड़े करीबी लोग थे, इमरान खान साहब इन पर डिपेंड कर रहे थे। शेरी मजारी साहबा बड़ी करीब थी, फवाद चौधरी साहब तर्जमान रहे हैं उनके, मतलब पहले भी वजीर थे, तर्जमान थे, बाद में भी रहे हैं। असद उमर साहब बड़े करीबी थे। आई खान साहब क्या फील कर रहे होंगे वहाँ पे जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के, ट्वीट्स देख के कि टॉप लेफ्टिनेंट जो है, करीबी जनरल जो विंग्स हैं उनके, मतलब है सारे के सारे विंग्स जो हैं दे फॉलन। इन लोगों को मुश्किल में, इस बुरे हालात में, ये खान साहब को जिन्होंने खुद डाला, ये खुद एडवाइजर थे सारे, और इन हालात में अगर मैं तो होता तो मैं ना छोड़ता। इनको नहीं छोड़ना चाहिए था इन हालात। और यहाँ मतलब है उन वर्करों का, जो वर्कर तैयार किए, जिन वर्करों को इन्होंने बरकलाया, जिन वर्करों को ये तैयार करते रहे अदलिया पे हमलों के लिए, जुडिशरी मतलब सियासतदानों को गालियां, सहाफियों को गालियां, ट्रोलिंग, जो ये मीटिंग करते थे उनको तैयार करके, जब वो फसल तैयार हो गई उन मासूम बच्चों को, अब यारों मददगार छोड़ के अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये अच्छे सियासतदानों का काम नहीं है। हाँ ठीक है, जो अगर हमने ऐसी ब्रीड तैयार करनी है सियासतदानों की, तो फिर मेरा ख्याल है हमारे जैसे लोगों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, ये ही रहने चाहिए लोग सियासत में। और ये फिर आ जाएंगे किसी न किसी पार्टी में, ये फिर आएंगे स्काई लैब बन के जरूर आएंगे। कोई आपकी पार्टी में गुंजाइश है सर कुछ लोगों की वापसी की? देखिए जी, पार्टियों में लोगों को आना जाना लगा रहता है। मैं तो समझता हूँ कि अब मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, लेकिन जो लोग गालियां देते रहे हैं, जो लोग एक एजेंडे पे काम करते रहे, उन लोगों को तो पार्टी को नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो तो जमशेद दस्ती साहब ने बड़ी गालियां दी थी इमरान खान साहब की फैमिली को, बड़ी इंतहाई, वो दिखाई नहीं जा सकती, लेकिन खान साहब ने उनको भी ले लिया। सियासतदानों के लिए गाली खाना देना तो कोई कभी मसला नहीं रहा सर, इट हैज़ नेवर बीन एन इशू। नहीं देखें कलासा साहब, मेरे ख्याल में फिर भी कोई थोड़ा सा तकद्दस, थोड़ी सी नहीं ना कीजिएगा, आपकी पार्टी का सवाल है, आप मेरे भाई हैं, मैं आपसे डरता भी हूँ सर, आउट ऑफ लव। बेनजीर भुट्टो साहब ने तो मुस्तफा खर साहब को ले लिया था, जिन्होंने उनके 6 अगस्त 1990 के हुकूमत बरतरफ करवा के उसका क्रेडिट ले के मुस्तफा जतोई को निगरान वजीर आजम बनवा दिया था। और वो कहते हैं कि उनके भुट्टो साहब की फांसी के वक्त भी वो मुल्क से फरार हो गए थे, और भी बड़े इल्ज़ाम। बेनजीर भुट्टो साहब ने उनको वजीर बना दिया था 93 में। और नवाज शरीफ साहब, जैद हामिद, ये लॉ मिनिस्टर थे, ये उसके जन्म मुशर्रफ के जैद हामिद साहब जो हैं, जिस दिन इन्होंने लैंड किया था, लंदन से आए थे इस्लामाबाद, और इनको उठा के दोबारा जहाज़ पे फेंक दिया था, जिन्होंने एमरजेंसी ड्राफ्ट की थी, उनको नवाज शरीफ साहब ने पहला टिकट 2007 के इलेक्शन का पहला टिकट जैद हामिद साहब को दिया। मैं सिर्फ 2 मिसालें दे रहा हूँ, आई कुड गिव यू मैनी एग्जांपल। तो ये तो कभी मसले नहीं रहे सर, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रहे जो आप कह रहे हैं। गाली तो छोटी सी बात है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, आपके इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। अच्छा रदीफ चंद साहब, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी खास तौर पे ये जो हालात चल रहे हैं इसको कैसे देख रही है, और खास तौर पे आसिफ अली जरदारी, उनका बड़े टाइम से, और ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इस पर कोई बयान या कोई खास बात सामने नहीं आई, कैसे देख रहे हैं वो इन तमाम मामलात को? देखिए जी, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी, बड़ी सीधी सी बात है कि हम चाहते हैं कि कभी भी कोई जमात जो है जो दहशतगर्द, उसको डिक्लेयर करना, या आर्मी सिविलियन के ऊपर फौजी ट्रायल करना,
इसको हालांकि पीटीआई के दौर में भी हुआ है, बलोचिस्तान के लोगों को या केपी के लोगों का या सिंध के लोगों का भी ट्रायल हुआ है। तो मेरे ख्याल में हम समझते हैं कि जो वाकयात हुए हैं इनकी जितनी मजम्मत भी की जाए कम है, और हम भरपूर उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन अदल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। बेगुनाहों को या एम मासूम वर्करों को जिनको वर्गलाया गया, जिनको पता नहीं क्या क्या तब्दीली के, जमहूरियत के, रूल ऑफ लॉ के, ऑनेस्टी के ख्वाब दिखाए गए, उन लोगों को जरा मैं समझता हूँ कि वो रिफॉर्मेटिव पनिशमेंट की थ्योरी होती है, तो उस रिफॉर्मेटिव थ्योरी के मुताबिक ये डील करना चाहिए। अच्छा सर, तो बाकी जी पूछिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैटर्स हैं उनको पार्लियामान के अंदर लाना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग पे हम बिलीव पहले भी करते थे, आप भी करते हैं कि पॉलिटिकल डायलॉग जरूर होनी चाहिए, और किसी को विक्टिमाइज या मासूम बच्चों को या औरतों को इस लेवल पे नहीं करना चाहिए कि लोग सियासत से नफरत करना शुरू कर दें और गलत प्रेसिडेंट सेट हो जाए। अच्छा चंद साहब ये बताएं कि ये बड़ा इजी हो गया है कि कोई भी आ जाता है गिरफ्तारी के बाद और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो कहता है कि मैं मजम्मत करता हूं तमाम वाकयात की जो हुए, और उनका जो तर्ज सियासत है उससे पहले वो भी सबके सामने ऑब्वियस है कि उकसा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं। ये इतना आसान होगा जिस तरह से आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ होनी है और जिस तरह से 9 मई के जिम्मेदारान की निशानदही होनी है, एक प्रेस टॉक करने से और गिरफ्तारी के बाद इस तरह से अपना नजरिया चेंज कर लेने से क्या इन लोगों का ट्रायल नहीं होगा? ये अब स्कोप से बाहर हो चुके हैं, इनके लिए अब पीस है। लेकिन जी ये तो फिर वही लोग जो एनआरओ करते थे, अब ये उनका अपना इम्तिहान है कि वो क्या भुगतेंगे। लेकिन यहाँ होता तो यही है कि जो माफी मांग लेता है उसको होता कुछ नहीं है। पाकिस्तान की स्थिति तो ऐसे ही है। अरे चंद साहब, जो इमरान खान साहब कल परसों पेश हुए हैं नैब में, बुशरा बीबी साहिबा पे भी केस है, शहजाद अकबर का भी जिक्र, और आज फैसल वाडा ने उनकी भी बात कह दी जनरल फैज़ हमीद की कि ये जो है वो मलिक रियाज साहब वाला वो आए थे, पैसे आए थे 190 मिलियन पाउंड आए थे जो एडजस्ट कराए गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और उनको बहुत बड़ी फेवर की कि जिसके बदले में उन्होंने कोई 400-450 कनाल उनको लेकर दी, जेल में ट्रस्ट बनाया जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा साहिबा उसके बेनिफिशरीज हैं, पैसे लिए गए, डोनेशन है। ये केस जो उन्होंने हुकूमत या नैब ने बनाया है, आप कैबिनेट में उस वक्त बैठे हुए थे जब ये सारा इशू आया था, आप ज़रा बताएंगे ज़रा कि क्या कुछ हुआ था और किस किस का रोल था, या आप समझते हैं ये जेन्युइन केस है या इमरान खान साहब और बाकी लोगों को फंसाने की कोशिश है? और मलिक रियाज साहब तो आपको पता सब के अंदाता हैं, वो तो मीडिया के भी अंदाता हैं, वो तो आसिफ अली जरदारी साहब के भी हैं, नवाज शरीफ साहब, उनके यहाँ तो वो बादशाह लंगर है, लंगर चलता है, जो आए ले। मलिक साहब तो कभी माइंड नहीं करते, इट्स ऑल अप टू यू, टू मी या समवन एल्स। तो ये केस क्या था, वो ठीक था जो बनाया गया आपके ख्याल कैबिनेट में आप बैठे थे सर? मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई केस नहीं हो सकता। अच्छा, जितने केसेस भी बने हैं सबसे फिट केस ये है कि जुर्माना सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो पैसे तो उन्होंने अपनी जेब से अदा करने थे। ये पैसे तो वैसे जिस मुल्क के होते हैं, बरतानिया का कानून है, उस मुल्क को वापस मिलने होते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया मलिक साहब को कि उनको 2 दफा ना देने पड़े, तो उन्होंने लिख दिया। और मेरे ख्याल है जरूर कुछ लेके लिखा हुआ, मुफ्त इस मुल्क में इस्लाम भी कोई नहीं लेता। तो फिर मलिक रियाज और शहजाद अकबर तो था ही फ्रंट मैन, मलिक साहब का पहले दिन प्लांटेड था, पता नहीं और किस किस का प्लांटेड था। तो वो नैब और शहजाद अकबर और जनरल फैज की एक जॉइंट वेंचर था, और इसकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। अच्छा, और इस केस में अगर इस केस में कोई ये समझते हैं कि उन्होंने मुफ्त किया है या बेगुनाह है, तो फिर जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए, और किसी कोठी चोर को, साइकिल चोर को, मद चोर को, आम आदमी को सजा नहीं होनी चाहिए, फिर सबको माफ कर दें। अच्छा सर, आप वहाँ मौजूद थे, ये जो कहा जाता है कि ये गुफ्तगू हुई, कोर्ट की जाती है कि खान साहब ने कहा लिफाफा नहीं खोला जाएगा, शहजाद अकबर साहब ने दूर से लहरा के दिखा दिया कि बस इसकी ज़ियारत कर लें, लेकिन इसको हाथ कोई समरी नहीं है, कोई टच नहीं कर सकते, उसको क्लासीफाइड करके। सो आप तो ये कोई प्रोसीडिंग शेयर करेंगे कि उस दिन बहुत बड़ा वाक़या कि इमरान खान साहब पे मेन केस हुई है, उस दिन क्या प्रोसीडिंग हुई थी सर? असद उमर साहब सबसे पहले बोले थे और बेखशीरी मिजारी, तो उन्होंने कहा था कि ये तो फिर विन विन सिचुएशन होगी कि पैसे वापस आ गए, हमारा एजेंडा था, हमारा मैनिफेस्टो था कि पैसे वापस लाने हैं, तो ये तो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए। तो शहजाद अकबर ने कहा नहीं, ये सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है, हमारा उनसे एग्रीमेंट है कि इसको सीक्रेट रखना है, तो ज्यादा इस पर बात ना की जाए। तो खान साहब ने भी कहा हाँ असद, इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, नेक्स्ट छोड़े इस पर ज्यादा बात नहीं करनी, तो बात नहीं, तो मतलब पहले से, लेकिन
ये पहले से तय था कि ये प्रोसीडिंग 2-4 मिनट में ये हमने अंदर खत्म कर कोई दी? कैबिनेट से पहले जो मीटिंग थी जिसमें शहजाद अकबर या कोई ताकतवर आजम खान या और कौन कौन था मुझे नहीं पता, लेकिन वो कोई किचन कैबिनेट की जो मीटिंग होती थी उसमें ये सारी बातें तय थी और फिर मेन कैबिनेट में उसके बाद फैसला लाया गया ये। लेकिन असल चीजें तो किचन कैबिनेट में तय होती हैं ना। अच्छा सर, आप जानते हैं खान साहब को बड़ा करीब काम किया है, आपका क्या ख्याल है कहाँ ब्लंडर लगा है उनसे? मेन ट्रेजिक फ्लॉ जो ग्रीक हीरोज़ के बारे में या शेक्सपियरियन ट्रेजिडीज़ के बारे में पहले मैं पूछता रहता हूँ, एक मतलब टर्म यूज़ होती है ट्रेजिक फ्लॉ, कि बड़े हीरो जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कोई एक आध ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका ज़वाल आता है और उसको ट्रेजिक फ्लॉ किया जाता है, कहा जाता है। आपकी रीडिंग क्या कहती है एज ए पॉलिटिशियन, एज ए कुलीग, फॉर्मर, मतलब आप कैबिनेट में रहें, कि खान साहब से कहाँ से बड़ा ब्लंडर हुआ है कि अभी 9 मई वाले दिन तो बहुत बड़ा उनका इतना बड़ा लोग निकले, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी बड़ी इज्जत दी, तकरीरें एक प्रोटोकॉल के साथ ये वापस गया, लाइक सीजर इज एंटरिंग इनटू रोम, ऐसे वो लाहौर में दाखिल हुए, अचानक रातों रात सारी चीज़ें बदल गई। सर व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए एब्सोल्यूट पावर जो होती है ना जी, उस वक्त खान साहब जो जनरल फैज और आजम खान थे ना, जिनके आगे शहजाद अकबर वगैरह तो करिंदे थे, मेन ये 3-4 लोग प्लेयर थे, शायद आर्मी चीफ भी हो, बाजवा साहब भी उसमें शामिल होंगे, लेकिन एक बहुत बड़े लोगों का ये जॉइंट वेंचर था। तो ये इन लोगों ने ये खान साहब तो इस्तेमाल हुए और उन्होंने हुकूमत करनी थी, उनको हुकूमत दी गई, इख्तियारात इन लोगों ने इस्तेमाल किए और इन्होंने लूटा इस मुल्क को खूब ठीक ठिका के। उसमें बाकी वजीरों ने भी किया, सेक्रेटरियों ने भी किया, नहीं, आप जनरल फैज और जनरल बाजवा का कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा वो किया, लूटा। देखिए जॉइंट वेंचर था जी, जॉइंट वेंचर था। मैं क्यों अकेले फैज का नाम नहीं लूं, फैज साहब अकेले कुछ नहीं होता, अकेला डीजीआई तो कुछ नहीं कर सकता ना, जो उसके साथ और उसको इंटरनल एक्सटर्नल पावर चाहिए होती है। लेकिन खान साहब तो कहते हैं सिर्फ आर्मी चीफ का हुक्म चलता है इस मुल्क में, और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं वो किचन कैबिनेट होती है, हर आर्मी चीफ हो या प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी पावरफुल पर्सनैलिटीज हो या पार्टी क्यादतें हो, उनकी किचन कैबिनेट होती है। अब उस किचन कैबिनेट को कुछ न कुछ हिस्सा तो मिलता ही है, तो वो सही करते हैं ना, वो हाँ या ना करते हैं, मुफ्त में कहाँ करते हैं। तो आप सर पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? जितनी तेजी से बोरी के, वो मुझे याद आएगा पीर पगाड़ा साहब की टर्म जब नवाज शरीफ के खिलाफ यूसुफ रज़ा गिलानी को भेज के तरीके एतमाद करवाई थी 1986 में, आपको याद होगा, तो पीर पगाड़ा ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब की बोरी से ये दाने या सुराख थे, हमने सी दिए हैं। तो ये बोरी कब तक दाने गिरते रहेंगे सर इमरान खान साहब की पीटीआई की? खलासरा साहब, मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ और पार्टी का एक फोटोइस्ट हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि पीटीआई सियासी तौर पर जिंदा रहे, ये मेरी ख्वाहिश है। अच्छा सर, मेरी दुआ भी है, इमरान खान साहब दुआ भी है जी सर, मेरी बात सुनो, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों का जिंदा रहना इस मुल्क के लिए, हमारी जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा लास्टली सर, टेक्निकली उनको खत्म करना या टेक्निकली बिल्कुल सही बात है, एक पॉपुलर जमात है, लोग फायदे में नहीं हुआ। अच्छा अभी भी इमरान खान साहब का लगता है कि इमरान खान साहब वो पॉलिटिक्स पे, जमहूरियत पे, पार्लियामेंट पे, इन सियासतदानों पे जो ये जमहूरियत उनका ख्याल है चला रहे हैं, वो यकीन नहीं रखते। अभी भी उन्होंने इंटरव्यू में कहा है, इंडिपेंडेंट को कहा है, जी मैं तो आर्मी चीफ मौजूदा जो हैं इनसे मिलना चाहता हूं, मैंने मैसेजेस भी भेजे, आगे से मुझे जवाब नहीं, मैं तो इनसे निगोशिएट करना चाहता हूं। खान साहब तो अभी भी सियासतदानों के साथ जो मशवरे आप देते थे 3 साल पहले, वो तो आज भी कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ के साथ बैठूंगा, मैं उनसे बात करूंगा, मैं और किसी से नहीं करूंगा। डू यू थिंक खान साहब कभी भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं रहे, उनको तो जो मजा एस्टैब्लिशमेंट के साथ काम करके आया, वो उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ा मुश्किल हालात होते हैं ना, बड़ा बयानिया, ये नजरिया, ये तो या तख्ते पे ले जाता है या तख्त पे कम ही लोग आए हैं, ये तख्ते पे ले जाता है। ये तो भुट्टो शहीद वाला और बीबी का अंजाम लोगों के सामने है, और ये नजरिया बड़ा मुश्किल है इस रास्ते पे चलना, और खान साहब कभी भी नहीं चलते। ये तो लोगों को टच है ना, लोगों को एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो लोग स्टांस रखते हैं उनको कैश करने के लिए खान साहब ने एक नजरिया बनाया, वरना आज भी उनका मर्जी का आप आर्मी चीफ लगा देते या डीजीआई उनकी मर्जी का होता तो वो इस वक्त पावर एंजॉय कर रहे होते, अगर इलेक्शन मैनेज कर रहे होते वो। तो आपने कोई ब्लंडर नहीं बताया खान साहब का जहां से आप समझते हैं कि ज़वाल शुरू हुआ है और ये सारी इतनी मुसीबतें पड़ गई? बहुत सारे देखिए, उनका सबसे ब्लंडर उनके अपने नजरिए के साथ था। उनका नजरिया था ट्रांसपेरेंसी, अदल, इंसाफ। विक्टिमाइजेशन उन्होंने की, सूबाई हुकूमतें करप्ट उनकी थी, नलायक चीफ मिनिस्टर उनके थे, लोकल पार्टीज वो नहीं ला सके। तो जो एक तब्दीली वो लाना चाहते थे, जो लोग समझते थे कि करप्शन नहीं होगी, वो करप्शन पे भी हमारा फिगर ऊपर गया।
तो ये सारी चीजें ऊपर हुई, इसलिए मैं समझता हूँ ये उनका ब्लंडर था। और जो बयान थे जिनके से हम लोग इम्प्रेस हुए थे, वो चीजें तो सामने नहीं आई ना। तो बाकी हमारी, मैं समझता हूँ अभी भी अल्लाह करे उनको हिदायत आ जाए, और अभी भी ठीक है। पॉलिटिकल डायलॉग पे वो बिलीव करें, और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इस मुल्क में जमहूरियत आगे चले। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब, आपने हमें टाइम दिया और हमसे अपनी ये जो तमाम तर गुफ्तगू है और आपके सियासी व्यूज़ ने ये शेयर किए। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे जनरल फैज़ के हवाले से, उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है फैसल वाडा ने और जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं, इसका फ्यूचर क्या होगा, आगे ये चीज़ें कैसे चलेंगी। और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब, उनसे इस नुक्ते पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और सीनियर सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अहम गुफ्तगू करेंगे। क्लास ऑफ टाइम थोड़ा है तो मैं चाहती हूँ कि आप जी बहुत शुक्रिया कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच सर। आप सर ये फ़ौज के एस्टेब्लिशमेंट के मामलात बड़े करीब से जानते हैं, इनसाइड स्टोरीज भी होती हैं, और आप इनसे बड़े अच्छे तरीके से बात भी करते हैं। फॉरेन ऑफिस हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, आपसे बेहतर अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, किसी की रिपोर्ट भी नहीं करता। सर अभी हम यकदम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जनरल फैज़ हमीद साहब इज़ वंस अगेन इन द न्यूज़। आप भी चकवाल के हमारी खूबसूरत धरती से हैं, पटवारी हैं, वो भी हैं, सो आप उनको जानते भी हैं। हमारे फ़ौज का मिजाज, चकवाल के हमारे सारे लोग भाई जो हैं, आज उन्होंने ये फैसल वाडा साहब ने बड़ी खौफनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगा दिए हैं, जिससे मुझे तो फील हो रहा है कि स्टेज हैज़ बीन सेट टू पुट मिस्टर ये जो हो गया हमारे जनरल फैज़ साहब जो हैं ऑन ट्रायल। आपको लगता है कोई इस तरह का माहौल इख्तियार किया जा रहा है फैज़ साहब को ये ट्राई करने के लिए? आई थिंक ये खबरें तो बहुत अरसे से गर्दिश कर रही थी और कर रही हैं कि शायद ऐसा होगा, लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने भी चेक करने की कोशिश की तो उस लिहाज से फिर उस तरह से कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इनफैक्ट ये जब फैसल वाडा ने अगेन जब उनका नाम लिया ये अलकादर ट्रस्ट वाले केस में, और सारा कि जी असल मास्टरमाइंड जनरल फैज हैं, तो उसके अलावा भी मुझे 2 रोज पहले किसी ने, देखें मार्केट में खबरें चलती रहती हैं, तो किसी ने मुझे कहा कि शायद जनरल फैज जो हैं ही इज अंडर हाउस अरेस्ट। तो मैंने जब उसको क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश की एट अ वेरी सीनियर लेवल, तो उन्होंने कंप्लीटली टोटली इसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ये रबिश है। तो जिस लेवल का वो सोर्स था जिन्होंने उसको कहा, तो मुझसे उससे मुझे एक ये सेंस मिली जिससे ये अंदाजा हुआ कि शायद खबरों में जो भी चल रहा है, तो मतलब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ अभी भी। शायद पहले मुझे लगता था, उसकी रीजन एक ये है कि शायद जो मौजूदा फौज की क़यादत है, इनकी प्लेट पहले ही इतनी फुल है, इतने इश्यूज इनको कन्फ्रंट करना पड़ रहे हैं कि शायद इस मौके के ऊपर कोई ऐसा मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, आई हेट टू डू दैट, लेकिन मैं आपकी इन्फॉर्मेशन को मैं चैलेंज भी नहीं कर सकता। आपकी ज़्यादा एक्सेस है, ज़्यादा अच्छे सोर्सेज हैं। मेरे तक ये खबर पहुँची है सामा हो, वो अपने घर पे नहीं है, अपने किसी और कोई अगेन कोई खाकी यूनिफॉर्म ही कह लें, वो उनके यहाँ ठहरे हुए हैं, और उन्हें ये खौफ फियर है कि शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई। अपने घर पे वो नहीं है अकॉर्डिंग टू जो किसी ने कोई बात की थी। आप इसको चेक कर सकते हैं, आपके पास बेहतर सोर्सेज हैं। ही इज स्टेइंग एट समवन एल्स होम, ये मतलब है वही वाली बात जो आपने अभी की है, खबरें चलती रहती हैं। बहरहाल सर आप कुछ कह रहे थे। लेकिन आई डोंट नो, वही मैं कह रहा हूँ कि खबरें ऐसी चलती रहती है, लेकिन जो मेरे लिए था कि मैंने जो चेक करने की कोशिश की, तो जब इतना कैटेगोरिकली डिनाई किया, तो उससे मुझे सिर्फ ये अंदाजा हुआ कि शायद अभी वो बारी नहीं आई या वो माहौल नहीं बना कि वो इतना बड़ी कोई कार्रवाई हो। और दूसरा मैं एक और भी आपको बात बताऊं कि यूजुअली व्हाट हैपन्स के जब किसी भी सर्विंग या रिटायर्ड किसी भी फौजी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जो मैंने पैटर्न देखा है, जो मैंने पास्ट में भी केसेस फॉलो किए हैं, यूजुअली होता है कि ये बड़ा एक टॉप सीक्रेट रखा जाता है, और जब चीजें कंक्लूड हो जाती हैं, किसी को सजा हो जाती है और चीजें होती है, तब जाके आपको पता लगता है। जैसे इस केस के अंदर अगर आप देखें ना कि May 9 के जो वाकयात हुए हैं, जो पहले भी आर्मी चीफ कह चुके हैं कि वो ट्रायल ऑलरेडी अंडर वे है। अब उसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं है। अचानक एक दिन से आपको पता लगेगा कि ISPR से प्रेस रिलीज आ जाएगी कि इतने इतने लोगों को फलां केस में सजा दे दी गई है। तो इसलिए आई थिंक के मतलब वी हैव टू बी एब्सोल्युटली सर्टेन कि क्या चीजें हो रही हैं, बट किसी चीज को डिनाई भी नहीं किया जा सकता। आपने कामरान बड़ा अच्छे तरीके से खूबसूरत जवाब दिया, लेकिन आप एक और चीज़ अप्रिशिएट करेंगे कि वो कोई आम जर्नल नहीं है, नई कोर कमांडर नहीं है जैसे लाहौर के थे जिनका नाम भी किसी ने नहीं सुना हुआ था, और बहुत सारे लोग होंगे शायद वहाँ पे कोई कार्रवाई इंक्वायरी। फेयर इनफ, जनरल फैज़ जो हैं DGC से लेके 2017 से लेके 2022 तक वो एक पावरफुल फिगर रहे हैं, एक अगर DGIS ही रहे हैं। ही वैज़ मतलब ऑल इन ऑल वो कह सकते हैं, वो सब कुछ थे, आर्मी चीफ बनना था उन्होंने। और
इस वक्त अगर फैसल वाडा साहब, जिनको समझा जाता है कि ही इज़ वेरी क्लोज टू एस्टेब्लिशमेंट, और वो इस बात से शायद भी नहीं होते कि जो कुछ भी वो बात करते हैं वो शायद एस्टेब्लिशमेंट की उनको होती है, अगर वो आके DGISI पे, फॉर्मर DGISI पे ये बातें कहते हैं खुल के टीवी पे, इतने बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कहीं समवेयर कोई ना कोई चीज़ें मूव नहीं हो रही उनके बगैर? फैसल वाडा साहब इतनी बड़ी बात कह देते फॉर्मर DGISI पे, इदारे की अपनी भी रेपुटेशन होती है, इदारे के अपने भी अफसरान होते हैं, बहुत सारी चीज़। सो यू थिंक के फैसल वाडा साहब ने वैसे ही कह दिया है कि चलो उनके मुंह में बात है तो उन्होंने कह दिया? सर आप क्या समझते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने ऐसे ही कहा है, और ये बात भी अपनी जगह पे तय है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ एक मतलब जनरल थे, बल्कि वो DGISI भी रहे, DGC भी रहे। और यूजुअली ये होता है इवन कि आपको पता है कि एक दो चीज़ों के ऊपर जब खास करके कुछ हामिद मीर साहब ने गालिबन जनरल बाजवा के बारे में, एक ब्रीफिंग के बारे में, इंडिया के बारे में थी को बात की, तो ISPR ने इवन उसके ऊपर एक रिजॉइंडर दिया था। तो इसका मतलब है ये जो इतना खुलकर हम भी बात कर रहे हैं, इससे पहले भी जनरल फैज के बारे में बात होती रही है, तो अगर तो फौज जो है उनको वाकई डिनाई करना हो तो वो कर भी सकते हैं। वो क्यों नहीं करना चाह रहे, इसका मतलब ये है, ये भी बात पता है कि उनके जो मामलात हैं, जो मौजूदा फौज की क़यादत उनके साथ बिल्कुल वो ठीक नहीं है, या उनके साथ वो सेम वेव लेंथ पे नहीं थे। तो शायद अगर कोई कार्रवाई अभी नहीं भी हो रही तो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ऐसी खबरों को या ऐसी चीजों को डिनाई भी नहीं करना चाहती। मैं ये कह रहा था कि जब उन पे इल्ज़ाम लगे थे तो उन्होंने इस पे वो किया था, वो क्या कहते हैं, रिएक्ट किया था, जावेद चौधरी साहब को इंटरव्यू दिए, शायद मेतला को दिए और लोगों को दिए, इल्ज़ामात को उन्होंने कन्फ्रंट किया और आगे एग्रेसिवली कन्फ्रंट किया। लेकिन हम जनरल फैज साहब को देख रहे हैं, इन्होंने कभी कोई बात नहीं की किसी, हालांकि इनके भी सहाफ़ियों से तल्लुकात होंगे, मिलते रहते थे, मीटिंग्स ब्रीफिंग, इनके भी बहुत सारे एंकर्स यार दोस्त थे इनके, वो आप भी जानते होंगे, लेकिन इन्होंने कभी अपनी कोई वर्जन नहीं दिया, अपनी कभी डिफेंस नहीं दिया, कभी सामने नहीं है किसी सहाफ़ी के जरिए, कालम निगार के जरिए, चुप रहे हैं हमेशा। क्या वजह रही है? बाजवा साहब चुप नहीं रहते। कमेंट किया था, उन्होंने कहा था मैं अकेले फैसले नहीं करता। जी बिल्कुल, मैंने भी इवन ये कोशिश भी की किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने मुझे यही जवाब मिला कि मतलब ही इज नॉट कीन। मैंने इवन कहा भी, मैंने कहा जनरल बाजवा साहब तो अपनी सफाई में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इनके बारे में इतनी बातें होती हैं, तो उन्होंने कहते हैं कि वो उनकी अपनी मर्जी है, पर जनरल साहब का ये मिजाज नहीं है। तो आई थिंक वो एक तो आपकी नेचर पे भी डिपेंड करता है, और दूसरा प्रोबेबली वो शायद सेंसिटिविटीज का भी इशू है। जनरल बाजवा में भी मोर कंफर्टेबल, शायद उनको पता है कि उनकी जो पोजीशन है या सिचुएशन है, शायद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन क्योंकि जनरल फैज के लिए थिंग्स कैन बी डिफिकल्ट, तो वल्नरेबल हैं। हाँ, वल्नरेबल हैं, तो इसलिए आई थिंक वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते या किसी से बात नहीं करना चाहते। और मेरी इतला यही है कि वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को एक लो प्रोफाइल रखा हुआ है, शायद इसी वजह से ये खबरें भी गर्दिश करती हैं कि शायद वो में भी। अच्छा कामरान साहब, आई रिमेम्बर कि अभी लेटली उन्होंने किसी मैटर पे ये बात कही थी कि मैं अकेले फैसले नहीं करता था और जो मुझे कमांड मिलती थी वैसे करता था। बहरहाल ये बताइए कि ऐसे कुछ चांसेस मौजूद हैं कि जनरल फैज वादा माफ गवाह बन जाएं, इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करें इमरान खान साहब के खिलाफ? मतलब देखें, होने को तो मेरे ख्याल में कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी जब आप अपनी बारी आए अपनी स्किन बचाने के लिए, यू कैन गो टू दी एनी एक्सटेंट, और लेकिन ये होगा मतलब आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच। आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज ये ऐसी चीजें हैं जब तक आपके पास कंफर्म वो इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि बिट्स एंड पीसेस में इंफॉर्मेशन आती है, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स, तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट एट द मोमेंट आई थिंक अच्छा कामरान, पोजीशन में नहीं। जनरल आसिम मुनीर साहब को बड़ा कूल समझा जाता रहा है अब तक, 7 महीने उन्होंने कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई, लो प्रोफाइल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से दूर रखा है। अचानक हमने देखा है कि 9 मई के वाक़यात के बाद वो सामने आए हैं और कमांड और ये चीज़ें देख रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि आर्मी के अंदर क्या एक फीलिंग रही है इस हवाले से? अचानक वो उसे एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कंट्रोल लेने की उन्होंने कोशिश की है कि जनाब के ठीक है 7 महीने गुजर गए, मैं उसमें दूर रहा हूँ, लेकिन अब मेरा ख्याल मामला इस लेवल पे आ गए हैं कि चीज़ें उन्होंने जो सख्त स्टेप्स जो है ना वो लिए जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक जनरल आसिम के बारे में पहले भी ये तासुर था, इवन बिफोर बिकमिंग एन आर्मी चीफ, कि ये बड़े डिसिप्लिन के बारे में बड़े सख्त हैं और बड़ी इनकी चीज़ों के ऊपर ग्रिप है। लेकिन जो इनिशियल इनके कुछ महीने थे, जो चीज़ें कुछ इनडिसाइसिवनेस थी, तो शायद ये तासुर उभरने लगा कि शायद एज एन आर्मी चीफ में भी मतलब अभी वो चीज़ों को उस तरह से ग्रिप नहीं कर पाए। लेकिन आई थिंक कि 9 मई के जो वाकयात हैं उसके बाद वो जो इनके बारे में एक तासुर था, वो चीज़ अब खुल के सामने आई है कि
एक तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है ठीक है। दैट इफ एनीबडी थिंक्स के शायद इनकी चीजों के ऊपर ग्रिप नहीं है, उस तासुर को भी जाहिर किया है, एंड आई थिंक ही इज नाउ फुली इन चार्ज and showing what he is. जी, and probably he was taking time as well. कामरान यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।